गेट अ क्विक रिव्यू अबाउट अपोप्टोसिस। ठीक है, अपोप्टोसिस करेंगे इसमें फटाफट। क्या होता है? प्रोग्राम सेल डेथ होता है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। मतलब ये एक सेल खुद मतलब एक मैनर बेनिफिशियल मैनर में हो रहा है, तभी वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। अगर हम एक एपोप्टोटिक सेल को देखें, अभी ये जो लिखा है प्रोग्राम सेल डेथ, मतलब एक ये बहुत स्पेसिफाई मैनर बता रहे हैं इस वर्ड से, पीसीडी से, कि एपोप्टोसिस का एक बहुत प्रोग्राम सेल डेथ है। मतलब अगर जैसे कोई हमारे पास सेल होगा, वो वायरल इन्फेक्टेड है, तो अपने आसपास के सेल को क्या ना कर दे, वायरस से इन्फेक्ट ना कर दे, इसलिए इस सेल का अपोप्टोसिस होना जरूरी है। तो ये बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो अपोप्टोसिस एक बेनिफिशियल प्रोसेस है। अगर एक अपोप्टोटिक सेल को लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर देखें, हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, तो श्रिंक होएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई डैमेज नहीं होता है। इसिनोफिल साइटोप्लाज्म में इंटेंसली बढ़ जाता है। न्यूक्लियर क्रोमेटिड डेंस हो जाता है। और क्या होता है इसमें? ब्लैबिंग हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ब्लैबिंग क्या होता है? मतलब जैसे ये फ्रेगमेंट हो रहा है, ये अमीबा की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो साइटोस्केलेटन होता है वो हमारा डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और किसी भी तरह की इन्फ्लामेशन नहीं होती, पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होती है। तो जब ये होता है, ये ऐसे ऐसे छोटी छोटी बॉडीज़ में टूट जाता है, जिसको हम एपोप्टोटिक बॉडीज़ बोलते हैं। और ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज़ है, ये मैक्रोफेज इनको फैगोसाइटोसिस के थ्रू एनगल्फ कर लेता है। अगर हम एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के बीच का डिफरेंस देखें, तो जो प्रोग्राम सेल डेथ है वो एपोप्टोसिस है, लेकिन जो नेक्रोसिस है इसमें कोई प्रोग्राम नहीं है, ये एक्सीडेंटल डेथ है। जैसे किसी को चोट लग जाना, कोई भी वूंड क्रिएट होना। तो जब चोट लगती है तो पेन भी होता है, ठीक है, और इसमें कोई एनर्जी नहीं लग रही है, हमारी एटीपी दे रहे तो हमारे को पेन नहीं हो रहा है, बस इसमें पेन हो रहा है। और सेल कंटेंट बाहर भी आ जाता है, वूज आउट होता है ना फ्लूइड चोट लगने पे, और वहाँ पे फिर इन्फ्लामेशन भी होती है, सेल स्वेल भी करता है, ये सब होता है। अपोप्टोसिस में देखा जाए तो प्रोग्राम सेल डेथ है, कोई पेन नहीं होता, एटीपी चाहिए होती है क्योंकि जेनेटिकली मॉनिटर्ड होता है ये सब। सेल कंटेंट बाहर रिलीज नहीं होता, अंदर ही वो बॉडीज़ बनती है अपोप्टोटिक, और सेल धीरे धीरे श्रिंक होता जाता है। जो पीएस होता है ना, पीएस मतलब फॉस्फेटिडाइल सीरीन, ये नॉर्मली कैसे पता चलता है कोई सेल को अपोप्टोसिस में जाना है? तो नॉर्मली ना ये इनसाइड होता है, बट जैसे ही ये बाहर आ जाता है, मतलब किसी भी उसका ना, मतलब सेल के अंदर वायरल ने क्या करा, न्यूक्लियर को फ्रेगमेंटाइज करते हैं, जिसको कैरियो एक्सिस बोलते हैं। न्यूक्लियस का फ्रेगमेंटाइजेशन हो गया। जैसे फ्रेगमेंटाइजेशन हुआ, इसका जो पीएस है फॉस्फेटिडाइल सीरीन, ये बाहर आ जाएगा। और वहाँ पे जो सेल्स होते हैं उसके वहाँ पे आसपास क्या घूमते रहते हैं, काफ़ी सारे पीएस के रिसेप्टर घूमते रहते हैं। जैसे ही वो इसको पहचानेगा तो पता चल जाएगा उसको क्या है, यहाँ पे अपोप्टोसिस करने, और मैक्रोफेज इसको खा लेंगे। मैक्रोफेज के सर्फेस पे पीएस का क्या होता है, रिसेप्टर होता है, ऐसे पता चलता है। अब इसमें कुछ फैमिलीज़ देख लेते हैं हम। सबसे पहले पहली फैमिली हमारे पास एपोप्टोसिस की कैस्पेज, जो एक प्रोटेसिस है। 12 टाइप के मिले कैस्पेज मैमल्स के अंदर। कैस्पेज का नाम क्या है? सी का मतलब है सिस्टीन डिपेंडेंट, एएसपी का मतलब है स्पार्टिक स्पेसिफिक। फैमिली है ये। कैस्पेज को सिस्टीन डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं? जो कैस्पेस है ना, उसके एक्टिव साइट में सारी जगह 100% सिस्टीन मिलता है हमको, ठीक है। और ये किसी भी प्रोटीन का कैसे क्लीवेज करते हैं, मतलब यही आगे क्या करेंगे, कैस्पेस अपोप्टोसिस कराएंगे तो कैसे कुछ ना कुछ डिसइंटीग्रेशन करेंगे, क्लीवेज करेंगे। प्रोटीजेज है तो प्रोटीन को क्लीव करेंगे। तो ये प्रोटीन की एस्पार्टिक जो है ना, एस्पार्टिक डी अमीनो एसिड होता है, एस्पार्टिक एसिड से के सी टर्मिनल पे, इससे पहले वाले पे कट कर देते हैं, ऐसे करते हैं ये, ठीक है, सी टर्मिनल पे कट करते हैं। उसके बाद ये दो टाइप के होते हैं, इन्फ्लामेशन और एंड अपोप्टोसिस। इन्फ्लामेशन का मतलब है कैस्पस 1, 4, 5, 11, 12 इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व होते हैं, बस इन्फ्लामेशन करेंगे और फिर रुक जाएंगे। लेकिन कुछ अपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होते हैं, ये फर्दर इनिशिएटर और इफेक्टर में बटे हुए हैं। इफेक्टर जो मतलब अपोप्टोसिस कराएंगे वो तो है 3, 6, 7, 3, 6, 7, बस यही याद रखना है। उसके अलावा 1, 4, 5, 11, 12 तो यहाँ था इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व। आई है ना, आई से 1, 1, 1, 12 ये तो इसमें इन्वॉल्व हो गया, और खुद 1 भी आई से ही आ रहा है ना, आई यहाँ पे डबल आई, यहाँ पे आई और 2, तो इन्फ्लेमेशन ये, और +4, 5। उसके अलावा 3, 6, 7 इफेक्टर कैस्पेज है। जो इनिशिएटर है बच्चों ये लगा लो, 2, 8, 9, 10, ठीक है। 9 वाले को सी एलिगेंस में CED3 भी बोलते हैं, ठीक है, CED3। उसके बाद अगली फैमिली है हमारी बी अगली फैमिली है हमारी CF2P, ठीक है। ये ब्लॉक करता है अपोप्टोसिस को, कभी अपोप्टोसिस मत करो। कैसे ब्लॉक कर देगा ये ना, फैड के साथ और कैस्पेस 8 के साथ बाइंड कर देता है। फैड और कैस्पेस 8 ना एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको बोलते हैं डिस्क कॉम्प्लेक्स। यही आगे फर्दर डेथ कराने के लिए होता है, डेथ इंड्यूसिंग स्टिमुलेटिंग कॉम्प्लेक्स होता है ये इंड्यूस कराता है। बट इसको अगर ये CF2P बाइंड कर जाएगा ना इसके ऊपर, अगर ये वाला, तो ये रुक जाएगा, तो ये एपोप्टोसिस को रोक रहा है। फिर आते हैं BCL2 फैमिली।
BCL2 फैमिली, इसमें जो BCL है इसका मतलब है बी सेल लिम्फोमा। वो कैंसर वाले में बर्केट लिम्फोमा पड़ा था ना, उसमें BCL और ARC वाला जीन जो एक्सचेंज हो रहा था, ये वही वाला है। फ्यूजन प्रोटीन बन रहे थे वगैरह वगैरह, वो सब है ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ठीक है। तो अब इसमें दो टाइप के होते हैं, एंटी अपोप्टोटिक और प्री अपोप्टोटिक। जो एंटी अपोप्टोटिक है मतलब वो अपोप्टोसिस होने से एंटी कर रहा है, रोक रहा है। अब P53 को याद करो, सेल साइकिल में P53 का नॉर्मल काम क्या था, जब सेल साइकिल आगे जा रही थी तो भाई तू जा, मैं खुद यूबिक्विनेट होऊंगा। लेकिन P53 जब एक्टिवेट होता था तो वो एपोप्टोसिस करवाता था। ये क्या है, एपोप्टोसिस रोक रहे हैं। तो P53 क्या चाहेगा भाई ये रुक जाए, क्योंकि मैं तो एपोप्टोसिस कराता हूँ ना, ये सारे तो एपोप्टोसिस नहीं कराने वाले हैं। तो P53 का क्या रेगुलेशन रहेगी इसमें, ये इसको रोकेगा ताकि ये एपोप्टोसिस जो रोक रहे हैं वो रुके ना, वो हो जाए। नेक्स्ट है हमारा प्री एपोप्टोटिक, मतलब ये तो एपोप्टोसिस कराएंगे तो इसको, इसमें क्या आते हैं, बैक्स, बैक, बैड, बिड वगैरह। जो बैक्स बैक्स है और जो बैक है, ये वाला के है, ये सीन है, ये के है। बैक्स और बैक क्या है, ये गॉडजिला होते हैं सेल के। गॉडजिला ऑफ सेल का मीनिंग क्या है कि BH1 2 3, ये जो फैमिली है ना, BH1 2 3 के प्रोटीन है ये तो इसको क्या कराते हैं, सिग्नल देते हैं कि भाई तू एपोप्टोसिस करा। और बाकी जो ये है, ये BH3 फैमिली के मेंबर, ये सारे, ये तो डायरेक्ट एपोप्टोसिस कराते हैं, बैक्स और बैक। ये वाले सारे क्या करते हैं, बैड, बिड, बिक्स, बिम, प्यूमा, नोक्सा, ये क्या करते हैं, इस बैक्स को एक्टिवेट कर देते हैं। बस ये एक्टिविटी हो तो ये तो खुद ही एपोप्टोसिस कर देगा। तो ये है। तो इसमें क्या रखना है, एपोप्टोसिस। P53 का काम भी एपोप्टोसिस कराना था, वही P27 से याद करो। P21 का काम था एस फेज के साइक्लिन को रोकना, और P27 का काम था एपोप्टोसिस कराना। तो ये तो इसको रेगुलेट करेगा, पॉजिटिव सिग्नल देगा। लेकिन जहाँ पे एपोप्टोसिस रुक रही है उसको P53 नेगेटिव सिग्नल देगा, इसलिए इसको नेगेटिव रेगुलेटर, और इसको नेगेटिव रेगुलेटर, इसको पॉजिटिव रेगुलेटर कहते हैं। C एलिगेंस में जो हमारा वो होता है ना क्या है, BCL2 फैमिली। BCL2 फैमिली के मेंबर्स को, इन सब को EGL1 कहते हैं, EGL1। अभी हमने C एलिगेंस के बारे में क्या क्या पढ़ा, एक कैस्पेज में पढ़ा था, ये वाला 9 को SED3 बोलते हैं, CD3। और जो हमारे प्री एपोप्टोटिक है BCL2 फैमिली के मेंबर, उसको EGL1 बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब BH3 फैमिली में चलते हैं, तो भी पढ़े थे हमने। इसमें एक्टिवेटर और एपोप्टोटिक होते हैं। एंटी एपोप्टोटिक क्या करते हैं, एपोप्टोसिस को रोकते हैं, ये तो पता है। BH3 क्या करते हैं, बैक्स और बैक वही आ गया, इसको ये आप सीधा जाके एक्टिवेट कर देते हैं एपोप्टोसिस। ठीक है, BH3 है। अगर मैं यहाँ पे कर देती BH1 2 3, तो ये क्या कराते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं बिड, फिर बिम को, नोक्सा, प्यूमा, इन सबको करते हैं। और वो आके जाके फिर बैक्स और बैक को एक्टिवेट करता। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पाथवेज है, 3 टाइप के पाथवे हमारे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक मतलब सिग्नल अंदर से ही आ रहा है, तो ये किसका होएगा, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे है ये। इसके अंदर क्या चल रहा है, कोई स्ट्रेस आया, ठीक है। स्ट्रेस आने से क्या, जैसे कैल्शियम आया, फ्री रेडिकल है, ये सब है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसके ऊपर बैक्स और बैक होते हैं। इसके जस्ट ऊपर ना एंटी एपोप्टोटिक भी होते हैं। बैक्स और बैक क्या है, एपोप्टोटिक है। तो इसके ऊपर कौन होएगा, इसके ऊपर होते हैं ये BCL2 फैमिली के, BCL2 फैमिली। BCL2 फैमिली क्या कर रहा था, याद यहाँ पे देखो, BCL2 फैमिली का जो ये था ना, BCL2, BCLX, BCLB, ये एपोप्टोसिस होने से रोक रहा था। लेकिन जो ये था बैक्स और बैक, ये एपोप्टोसिस करा रहा था। तो ये जो नेगेटिव रेगुलेटर है ना, ये इन पॉजिटिव रेगुलेटर के साथ बाइंड होके रहते हैं ताकि कुछ भी ना हो। BCL2 को क्या कहते हैं, SED9, और कैस्पेज 9 को बोलते हैं SED3। और BCL2 फैमिली के ये जो है सारे एपोप्टोसिस कराने वाले, इनको बोलते हैं EGF1, EGL1 सॉरी। ठीक है, तो क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये आया, ठीक है, फ्री रेडिकल आए, बैक्स के ऊपर क्या लगा हुआ है, BCL2 फैमिली के मेंबर लगे हुए, BCL2, BCLX, BCLL, ये सब लगा हुआ है, तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अंदर से ना एक सिग्नल आता है, अंदर से एक सिग्नल आता है जो उसको बोलते हैं बिड। बिड क्या, बिड, बिड क्या है, ये है BCL2 फैमिली का ही मेंबर, लेकिन कौन सी वाले का, जो अपोप्टोसिस कराता है। ये इनडायरेक्ट करा रहा था, ये बैक्स और बैक को एक्टिवेट कर देता है इनडायरेक्टली। मतलब ये BH3 फैमिली के मेंबर है। ठीक है, तो अंदर से क्या होता है, हम्म,
ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अंदर से क्या होता है, एक सिग्नल आता है, जो सिग्नल का नाम होता है बिड। बिड आता है, इसके ऊपर बैक्स लगा हुआ है, ये बैक्स है, BAX। ये लगा हुआ है बैक, ठीक है। इसके भी ऊपर क्या लगे हुए हैं, इसके ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है BCL2 और BCLX। ये ऐसे बना हुआ है, तो बिड आता है, बिड इनके साथ ना अपना डाइमर बना लेता है, तो बैक्स और बैक फ्री हो गए। ये जैसे ही फ्री होंगे, ये मोनोमर होते हैं, ये पहले डाइमर बनाते हैं, फिर ओलिगोमर बनाते हैं, फिर पॉलीमराइजेशन करते हैं। इसके थ्रू ना ये क्या कर देते हैं, इस पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में ना काफ़ी सारे पोर्स क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। इस पोर को माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट हो गए, तो इसको MOMP कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन पोर, MOMP, ठीक है। इससे आयंस बाहर आएंगे, साथ में ना साइटोक्रोम C भी आ जाता है। जब साइटोक्रोम C बाहर आता है ना, साइटोक्रोम C, तो ये क्या है, एक बाहर ना एक वो पड़ा होता है APAF, एक्टिवेटिंग प्रोटीज, ये कुछ पड़ा होता है यहाँ पे APF1। ये इसके साथ मिल जाता है साइटोक्रोम C। APF जो है ना वो ATP की फॉर्म में पड़ा होता है, ठीक है। तो साइटोक्रोम जब C आता है ना, तो वो ADP में बन जाता है, प्लस साइटोक्रोम जुड़ जाता है ADP फॉर्म में। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं एप्टोजोम। एप्टोजोम मतलब ये जो हेप्टामर्सिस यूनिट क्या है, हेप्टा का मतलब ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको हेप्टावर्सिस बोलेंगे या एप्टोजोम बोलेंगे। और ये जो एप्टोजोम है ना, यही इंट्रिंसिक वाले का क्या है, ये एप्टोजोम क्या है, इंट्रिंसिक का मल्टी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ठीक है। ये कैस्पेस प्रोकैस्पेस 9 को, हमारे प्रोकैस्पेस मतलब जो हमारे वो थे ना इफेक्टर, इफेक्टर वाले क्या थे, 3 6 7। इन्फ्लामेशन वाले II वाले थे 1 11 12 लगा लो, फिर 4 5 लगा लो, ठीक है। इसके अलावा कौन बचे, 2 8 4 5 तो हो गया, 6 7 भी हो गया, 9 और 10, ठीक है, ये बचे। तो 9 वाला क्या है, ये है इनिशिएटर वाले, ये है इफेक्टर वाले, और ये जो दिख रहे हैं ये है हमारे इन्फ्लामेशन वाले। तो हमने 9 वाले प्रोकैस्पेस को पहले क्या करा है, एक्टिवेट करके कैस्पेस 9 में करा, और कैस्पेस 9 को SED3 भी बोलते हैं। ऐसे ही ना C एलिगेंस में APAF को SED4 बोलते हैं। तो अभी तक क्या पढ़ लिया हमने, अगर मैं इसको देखूं, SED3 है हमारा, SED3 को क्या बोलेंगे, 9 वाला कैस्पेस। SED4 है हमारा APAF वाला कॉम्प्लेक्स। BCL2 फैमिली को क्या करेंगे सारे को, EGL1, और एक और था ना बैक, और सिर्फ BCL2 को क्या कहेंगे, BCL2 को आई गेस इसका आएगा, ये रहा ना BCL2 को SED9, हाँ बस SED9 रह गया था, ये 4 पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब इसने क्या करा, कैस्पेस 9 को एक्टिवेट करा। कैस्पेस 9 क्या करता है, कैस्पेस 10 को एक्टिवेट करता है, और कैस्पेस 9 ये जो एक्टिवेट हुआ है, ये कैस्पेस प्रो कैस्पेस 3 को 3 में कन्वर्ट करेगा, कैस्पेस 3 में। और कैस्पेस 3 का काम क्या है, ये कैड को एक्टिवेट करता है। कैड क्या होता है, कैस्पेस एक्टिवेटिंग DNAs, तो DNA का फ्रेगमेंट हो जाता है, साइटोस्केलेटन डिग्रेड हो जाते हैं, और एपोप्टोसिस अक्कर हो जाती है। तो ये तो हुआ एक पाथवे, जिसमें क्या था हमारा मल्टीप्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स क्या था, मल्टी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एप्टाजोम, जिसमें APAF1 ADP और साइटोक्रोम था, ठीक है। उसके बाद अगला आता है, ये तो था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब पढ़ते हैं एक्सट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक में क्या है, नेचुरल किलर सेल है कोई भी, ठीक है, उसके पास लीगेंड है। और हमारा जो दूसरा है सेल जो इसको डिस्ट्रॉय करने वाला है, प्रोप्टोटिक सेल, कैसे होएगा, उसके पास क्या है, फास्ट रिसेप्टर है। अगर ये फास्ट लिगेंड है तो फास्ट रिसेप्टर हो जाएगा। अगर ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है तो ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का रिसेप्टर हो जाएगा, ठीक है। या फिर डेथ रिसेप्टर 4, ये डेथ रिसेप्टर 5 हो जाएगा। ये डेथ रिसेप्टर है पूरा। इस डेथ रिसेप्टर के 3 डोमेन है, एक तो बाहर वाली साइड जो लिगेंड कैच करेगा, एक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, और एक इंटरनल डोमेन। जो इंटरनल डेथ रिसेप्टर का डेथ डोमेन है ना, उससे एक डेथ इफेक्टर डोमेन भी एसोसिएटेड करता है। डेथ इफेक्टर डोमेन क्या है, डेथ डोमेन में कन्वर्ट है, और डेथ इफेक्टर ये पूरा क्या है, फास्ट का एसोसिएटिंग प्रोटीन है। ये जो अंदर वाली चीज़ है ना,
ये वाली चीज़ पूरी क्या है, फास्ट एसोसिएटिंग प्रोटीन डेथ डोमेन, FADD फैट डोमेन है ये, FA मतलब फास्ट एसोसिएटिंग डेथ डोमेन है, ठीक है। ये दो पार्ट में, डेथ डोमेन में और डेथ इफेक्टर डोमेन में। जब इसके साथ क्या होता है, जैसे ही लीगेंड आके जुड़ता है ना, तो ये क्या कराता है, प्रो कैस्पेज को 8 को कैस्पेज 8 में कन्वर्ट कराता है, और फिर कैस्पेज 8 विद दिस फैड, कैस्पेज 8 विद दिस फैड क्या होता है, फैड है और हमारा कैस्पेज है, ये बनाता है डिस्क, डेथ इंड्यूसिंग सिग्नल कॉम्प्लेक्स। तो ये जो डिस्क है ना, इंड्यूसिंग सिग्नल कॉम्प्लेक्स है, ये यहाँ का एक्सट्रेंसिक का क्या है, मल्टी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, वहाँ पे एप्टोसोम था, इंट्रिंसिक में यहाँ पे ये है, ठीक है। अब क्या हुआ, कैस्पेज 8 एक्टिवेट हुआ, अब ये 3 को कराएगा, यहाँ पे 9 एक्टिवेट होके 3 को करा रहा था, यहाँ 8 एक्टिवेट होके 3 को करा रहा है, और 3 क्या करेगा, ये इनिशिएटर ऑफ सेल डेथ एक्टिवेटिंग करा देगा, कैस्पेज का एक्टिवेटिंग कर देगा, एक्टिवेटिंग डीएनएज और डीएनए फ्रेगमेंट होगा, साइटोस्केलेटन डिग्रेड होगा, ये सेकंड भी हो गया। अब है थर्ड वाला टाइप का, थर्ड टाइप क्या है, परफॉरिन ग्रे एंजाइम वाला टॉपिक। परफॉरिन ग्रे एंजाइम क्या है, साइटोटॉक्सिक सेल है ये, मतलब इसको वायरल ने इन्फेक्ट कर रखा है, ठीक है। इस वाले सेल को अगर वायरल ने इन्फेक्ट करे ना, तो यहाँ पे एक साइटोटॉक्सिक सेल है, ये क्या करेगी, इसके अंदर ना परफॉरिन और ग्रे एंजाइम्स होते हैं कुछ, ये सबसे पहले क्या करता है, ऐसे पता चलता है, देखो वायरस ने इसको इन्फेक्ट करा, ये वायरल का डीएनए है, फिर क्या हो रहा है, वायरल प्रोटीन आ रहा है, वायरल की रेप्लिकेशन हो रही है, रेप्लिकेशन वगैरह होकर वायरल का प्रोटीन है, ये प्रोटीन यहाँ पे अपनी मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस करने लग जाएगा, साइटोटॉक्सिक सेल आएगा, इसको देखेगा और ये अपना क्या करेगा, एक पोर बनाएगा मेम्ब्रेन में। पोर किसकी मदद से बनाएगा, परफॉरिन का मतलब होता है पोर बनाना, और उसके थ्रू ग्रे एंजाइम्स के अंदर आता है, ग्रे एंजाइम आया तो ये 10 को एक्टिवेट करेगा, 10 एक्टिवेट होएगा, फिर वो 3 को एक्टिवेट करेगा, और 3 अपना वही इंड्यूस करेगा एपोप्टोसिस। तो इंट्रिंसिक में क्या एक्टिवेट हो रहा है, 9, और एप्टोजोम वाला बन रहा है इसमें। एक्सट्रिंसिक में एक्टिवेट हो रहा है 8, और इसके अंदर डिस्क बन रहा है। और इसमें परफॉरिन ग्रे एंजाइम में क्या हो रहा है, कौन सा एक्टिवेट हो रहा है, 10, प्रोकैस्पेस 10 एक्टिवेट हो रहा है, और ये भी, ये सब तीनों मिलकर ना लास्ट में 3 को ही एक्टिवेट करेंगे, और 10 वाले में क्या हो रहा है, ग्रे एंजाइम। बस यही था इसमें। अब कुछ कुछ क्या होते हैं, इनहिबिटर होते हैं एपोप्टोसिस के, उस इनहिबिटर ऑफ एपोप्टोसिस को कहते हैं IAP, इनहिबिटर ऑफ एपोप्टोसिस, ऐसे प्रोटीन, या फिर उसको बोलेंगे बिर डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन, BIRC प्रोटीन, BIRC बिर डोमेन होएगा उनके पास। तो ऐसे प्रोटीन की क्लास ऑफ ऐसे प्रोटीन की क्लास कैसे करेक्टराइज होती है, उनके पास क्या होता है, बिर का मतलब था बैक्यूलोवायरस IAP रिपीट्स प्रेजेंट होना, ठीक है। बैक्यूलो बी, ये क्या बना, बी, ये बी, ये आई, और ये आर, बैक्यूलोवायरस IAP रिपीट्स। बिर कंटेन करता है जो भी प्रोटीन, मतलब विर कैसे कंटेन होता है, जैसे यार कोई वायरस है, ठीक है, उसके पास कोई कंजर्व्ड डोमेन है IAP या बिर, ठीक है, ये ट्रांसफ़र हो जाता है इन्फेक्शन के टाइम पे वायरस से मैमल्स में, ठीक है। और ये मैमल्स में आने के बाद क्या करता है, कैस्पेस 3, 7, 9 को क्या करता है, फंक्शन करने से रोकता है। कैस्पेस 3, 7 क्या थे, इफेक्टर थे, 9 क्या था, इनिशिएटर था, इनको रोकता है। तो फिर कैसे काम करेंगे, और अगर इन प्रोटीन को देखो तो ये कैसे होते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ बैक्यूलोवायरस, ये तो पता चल गया, जिंक के साथ मिलकर काम करते हैं और प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। तो हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, ये कुछ टाइप है 1, 2, 3 से लेके 8 तक। पहला वाले को NIAP बोलते हैं, N मतलब न्यूरल लोकेशन के बेस पे नाम है। दूसरे वाले को C2 को बोलते हैं C, सेलुलर IAP। अगले थर्ड वाले को भी सेलुलर बोलते हैं, इसलिए IAP1, IAP2 नाम है। अगले वाले को बोलते हैं C4, जो X वाले में मिलता है, X लिंक म्यूटेशन में होता है, ये X लिंक म्यूटेशन कराता है। C7 है ML, माइलोमा, और C8 है IAP प्रोटीन लाइक 2, ठीक है। ये तो हो गए सी एलिगेंस में, उसमें मैमल्स में भी हो गए। अभी ड्रोसोफिला का केस कर रहे हैं। सी एलिगेंस में हमने क्या देखा था, कैट 3, 4 वगैरह वगैरह। अब ड्रोसोफिला की बात कर रहे हैं। ड्रोसोफिला के पास भी IAP होते हैं, DIAP उनको बोलते हैं, ड्रोसोफिला के IAP। लेकिन ना ड्रोसोफिला को अगर अपोप्टोसिस कराना है तो ये तो एंटी अपोप्टोटिक है, तो इसको रोकना पड़ेगा। इसको रोकने के लिए वो क्या करती है, रीपर, हिड और ग्रिम, ये एंटी IAPs है, इनको शुरू करती है एक्सप्रेस करना। अगर DIAP में, ताकि ये इसको ब्लॉक कर दे और एपोप्टोसिस हो जाए। अगर DIAP है ना, उसके अंदर म्यूटेशन हो जाए, IAP क्या थे, इनहिबिटर थे एपोप्टोसिस, तो एपोप्टोसिस नहीं होएगी। और कैसी म्यूटेशन हो जाए, गेन की, लॉस होएगी तो हो जाएगी, नहीं होगी, गेन की हो गई तो नहीं होएगी।